स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र हो उसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर अवस्था में एक समान मिलनी चाहिए। मान लो किसी कंडीशन में ये पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, या माइनस का आवेश होगा, यहां प्लस का आवेश होगा। किसी अवस्था में ये अल्फा कोण पर है। माना वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो P बराबर होगा Q इंटू 2L के। अब माना किसी क्षण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से अल्फा कोण पर है, तो बल आघूर्ण 2 बराबर EP साइन अल्फा। तो उस इक्वेशन अब हम ये मान के चलते हैं, माना द्विध्रुव को डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य DW है। तो अब क्या परिभाषा होती है? परिभाषा होती है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। लेकिन जब ऐसी अवस्था आए कि जब ये घूर्णन हो, क्योंकि ये जो घूमेगा वो O पॉइंट के परिधि घूमेगा, तो जब घूर्णन की अवस्था हो तो बल को रिप्लेस करते हैं बलाघूर्ण से, और रेखीय विस्थापन को रिप्लेस करते हैं कोणीय विस्थापन डी अल्फा से, क्योंकि कोणीय विस्थापन मतलब कोण। तो DW आपका होगा 2 डी अल्फा के, 2 की वैल्यू रखिए यहां, EP साइन अल्फा डी अल्फा, DW हो गया। अब आते हैं कि कितने कोण पर घुमाया जाए, तो संपूर्ण कार्य W बराबर होगा EP इंटीग्रल साइन अल्फा डी अल्फा। कहां से कहां तक? θ1 से लेकर के θ2 तक हमें घुमाना है इसे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो W EP साइन अल्फा का इंटीग्रल क्या होता है? जो कॉस अल्फा का
डिफरेंशियल होता है, कोस अल्फा का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन अल्फा। इसी तरीके से साइन अल्फा का इंटीग्रल होगा माइनस का कॉस अल्फा। तो क्या लेंगे, माइनस का कॉस अल्फा, कितना हो गया थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। अब आप क्या करें, इसकी इस लिमिट को लोअर लिमिट, इस लिमिट को अपर लिमिट, या निम्न सीमा उच्च सीमा करते हैं। माइनस है तो लिमिट चेंज कर सकते हैं, कॉस अल्फा थीटा 2 टू थीटा 1। जब लिमिट लोअर से अपर, अपर से लोअर हो जाती है तो माइनस साइन खत्म हो जाता है। रखिए ईपी पहली लिमिट रखी जाएगी, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमारा कार्य आ गया। अब इसकी स्पेशल कंडीशंस आती हैं, विशेष स्थितियां आती हैं, वो क्या है। हमारा जो कार्य आया वो आया W इज इक्वल टू ई पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और स्पेशल कंडीशंस या विशेष स्थितियां, पहली क्या है कि यदि थीटा 1 बराबर 0, थीटा 1 0 डिग्री का मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो, यानी उनके बीच जो कोण है वो 0 डिग्री हो, और साथ में वह थीटा 2 का मान थीटा हो, यानी वैद्युत क्षेत्र 0 डिग्री से लेकर के किसी भी कोण तक उसको घुमा दिया गया। तो W हो जाएगा EP, सबसे पहले लिखेंगे cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा, तो EP cos 0 होता है 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा हो गया कार्य। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन ये कहता है कि यदि थीटा 1 बराबर 90 डिग्री व थीटा 2 बराबर थीटा, मीन्स ये इस कंडीशन में है। पहले इनिशियली माइनस क्यू प्लस क्यू, ये तो हो गया 90 डिग्री पर, और इसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी आई, ये होगी थीटा की। ये पहली कंडीशन में आ गया, ये दूसरी कंडीशन में आ गया। तो 90 से लेकर के ऐसे किया, थीटा पर किया, तो W कितना होगा EP cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, EP 0 माइनस cos थीटा हो गया माइनस का EP cos थीटा। इसको लिख सकते हैं वेक्टर E डॉट वेक्टर P, W हो गया। और ये कार्य ही, यह कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर होगा माइनस का वेक्टर E डॉट वेक्टर P। ये हमारा हुआ इसका कार्य। एक कंडीशन लास्ट बचती है, थर्ड कंडीशन क्या बचती है कि यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री व थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, यानी पहले ये वैद्युत क्षेत्र है, ये द्विध्रुव हो गया, ये पहले ऐसे था 0 डिग्री पर, अब ये घुमा करके इसको ऐसे कर दिया, 180 पर कर दिया। तो कार्य कितना होगा, W देखिए EP cos 0 माइनस cos 180 डिग्री, EP इसका मान 1, इसका मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया 2 EP। इस तरीके से हम इससे मैक्सिमम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं दो आवेशों की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बिठा दीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब वैद्युत विभव पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था कि अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब यहां क्या है कि ऊर्जा है, ऊर्जा कोई भी ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, उसके लिए सबसे पहले कार्य करना पड़ेगा और कार्य विभवांतर या विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर होता है W/Q के, W होता है V/Q के बराबर। तो इसका मतलब है कार्य हमको निकालना होगा और कार्य के अंदर आवेश हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि नीचे जो दे रखा है वो है परीक्षण आवेश, चाहे उसे Q को हो या Q0 को हो, वो इंडिकेशन उसके अकॉर्डिंग है जैसे उसके अंदर दिया हुआ। तो क्या कहेंगे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को या किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को या परीक्षण आवेश को, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाकर एक व्यवस्था बनाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की या उस व्यवस्था की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा है, क्लियर है? तो परिभाषा आप लिखें, परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं, यहां O बिंदु है, ऊपर Q1 आवेश है और ये आपका हो गया A बिंदु, ये आपका Q2 आवेश है, ये हमारा हो गया स्रोत, ये हमारा हो गया परीक्षण आवेश। ये में ध्यान रख के चलना है, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई R। ठीक है? अब बिंदु A पर वैद्युत विभव कितना होगा? V बराबर होगा 1/, और मीडियम है एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम का मतलब हो गया ये वायु या निर्वात। वैक्यूम VACUUM, VACUUM वैक्यूम लिख सकते हैं, यानी एयर मतलब वायु और वैक्यूम मतलब निर्वात। 1/4πε0 Q1/R। ध्यान रखिए कि जो वैद्युत विभव है वो केवल स्रोत आवेश पर निर्भर करता है और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, साथ में दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए Q2 लेकर के आया, विभव के अंदर परीक्षण आवेश का कोई रोल नहीं होता है। रोल होता है तो किसने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और किसने वहां एनर्जी उत्पन्न की या विभव उत्पन्न किया, यानी Q1 स्रोतावेश और दूरी। वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होगा W/Q2 के, क्योंकि किसको लेकर के आए हैं? परीक्षण आवेश को लेकर के आए हैं। परीक्षण आवेश Q2 है, इसलिए हमने Q2 रखा, तो Q2 तो W बराबर क्या होगा? V/Q2 होगा। मान रखिए V का, तो W आपका हो गया 1/4πε0 Q1Q2/R। यह कार्य ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, अतः U बराबर होगा 1/4πε0 Q1Q2/R।
जो हम मेन मुद्दा हमारा आता है, मेन प्रश्न आता है कि u बराबर आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारा जो कूलाम के नियम के अनुसार है वो बल है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। हम इतना जल्दबाजी करते हैं कि हमने हमारे यहाँ पर R है और हम यहाँ R² लगा दें तो हमारा जो करा कराया टॉपिक है या करा कराया जो न्यूमेरिकल है वो बेकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊर्जा के अंदर स्थितिज ऊर्जा में केवल R आया और हमने क्या कर दिया, R की जगह R² ठोक दिया। करने जा रहे थे कुछ और हो गया कुछ। तो इस वजह से ये हमारा जो मैटर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी हमारा उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ये बात हमें ध्यान रख के चलनी है कि ऊर्जा है तो उसके अंदर R आएगा और ये है हमारा, तो इसमें हमें ये बात ध्यान रख के चलनी पड़ेगी। क्लियर बात? अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा आता है कि इससे ये हमें पता लगेगा, ऊर्जा से हमें पता लगेगा कि भाई जो लगने वाला बल है वो आकर्षण का है, लगने वाला बल प्रतिकर्षण का है। तो क्या होगा यदि Q1 व Q2 दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, तो U ऑलवेज पॉजिटिव। जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान पॉजिटिव आएगा तो बल जो होगा वो होगा प्रतिकर्षण का। तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का बल होगा। दूसरा, यदि Q1 व Q2 दोनों विपरीत प्रकृति के हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? U ऑलवेज नेगेटिव। तो बल जो होगा बल होगा आकर्षण का। ये बात हमको ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए एक छोटे से नोट में वैद्युत बल व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संबंध क्या होगा? F बराबर होगा -du अपॉन dr। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो डिफरेंशियल होगा वो आपका बल के बराबर होगा। अब आप इसे ये भी कह सकते हैं या करके लिख सकते हैं कि du बराबर माइनस वेक्टर F डॉट वेक्टर। ये भी इसके अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए। एक तो हमारा वैद्युत विभव में हमने किया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होगा, उसकी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। दूसरा हमने किया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को किस तरीके से निकालेंगे। अब तीसरा और विभव का जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है, अभी चैप्टर की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं तीसरे टॉपिक की। जो विभव का लास्ट टॉपिक हमारा आता है वो है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ। सम विभव, सम मतलब समान, विभव यानी कि एक तरीके से ऊर्जा, और पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, कि उसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान समान है तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लिखिए परिभाषा। परिभाषा मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, परिभाषा मैं धीरे धीरे करके बोल रहा हूं,
आप लोग लिखिए उसको। वह पृष्ठ जिसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी यानी सम, पोटेंशियल यानी विभव, सरफेस यानी पृष्ठ। अब इसकी देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज PROPERTIES प्रॉपर्टीज। पहला है इस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होंगी। जैसे पृष्ठ है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना करके चलेंगी। दूसरा, इस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, अतः समविभव पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र E बराबर 0। बात ही खत्म। वैद्युत क्षेत्र नहीं होता उसके अंदर। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रॉपर्टी, मैक्सिमम प्रॉपर्टी इसकी संबंधित है वैद्युत क्षेत्र से। क्यों नहीं काटती भाई? क्या रीजन है? रीजन ये है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर या पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो निश्चित रूप से वैद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को काटेंगी। लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास से गुजर जाती हैं या क्लोज लूप बना लेती हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये तो मिथ हो गया, यानी कथन जो है वो असत्य हो गया कि भाई काटेगी नहीं काट। चौथा पॉइंट, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W0। W0 क्यों? W0 इसलिए क्योंकि W बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर। और हमने क्या ऊपर सबसे पहले लिखा? सबसे पहले बताया कि वो पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और जब हर बिंदु का विभव समान होगा तो विभवांतर शून्य होगा, इसलिए W का मान भी शून्य के बराबर ही होगा। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो विभव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रख के चलनी है। तो समय गुजरता है, चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। तो चैप्टर कंप्लीट होने से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना उसमें आपने सीखा। इंपॉर्टेंट चीज ये है।
हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग सारे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, कुछ लोग इतना करते हैं कि बस हम लोग पास हो जाएं, कुछ लोग हमारा एवरेज से ऊपर निकल जाते हैं। ये आप लोगों की कैपेसिटी के ऊपर है। पढ़ाया सबको एक जैसा जाता है। आप ध्यान रखिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। कैपेसिटी सबका, दिमाग का लेवल, मेंटल लेवल सबका एक जैसा है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरीके से प्रैक्टिस आप करते रहोगे, आपको वो भी चीज भी याद हो जाएगी, ज्ञान अर्जन आपका हो जाएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।